हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ तथ्य को देख रहे हैं। आज इसी क्रम में हम लोग बंगाल का इतिहास को देखेंगे, क्योंकि बंगाल का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए बंगाल का इतिहास देखेंगे, फिर पलासी का युद्ध देखेंगे। तो सबसे पहले बंगाल के इतिहास की बात करें तो बंगाल का इतिहास यूं तो 16वीं शताब्दी में मुगल काल के प्रारंभ होने से भी पुराना है, जहां पर अनेक मुस्लिम राजाओं, सुल्तानों और बंगाल के नवाबों ने शासन किया। इन्हीं से जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं में ध्यान में रखकर उन्हीं को ध्यान में रखकर बंगाल के इतिहास की जानकारी यहाँ पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो बंगाल के इतिहास में सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं, बंगाल के नवाबों की बात करेंगे। बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब में सबसे पहला जो नाम आएगा, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां एक बार इसमें आएगा मुर्शिद कुली खान। इनका जो समय होता है 1700 से लेकर के 1727 ईस्वी तक, यह है इनका समयकाल। औरंगजेब ने इनको 1700 में यानी मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। ये बंगाल का दीवान बनाया गया था। बंगाल का दीवान बनाया था। किसने बनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है मुर्शिद कुली खां, ये हिंदू ब्राह्मण था। हिंदू ब्राह्मण, फिर बाद में पता ना कैसे इन्होंने अपना धर्म चेंज कर, ब्राह्मण था। तो 1700 ये जो दीवान बनाया गया 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया था औरंगजेब के बाद। लेकिन 1717 में, ये याद रखिए डेट, 1717 में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो जाती है? कि मृत्यु। और उसके बाद मुर्शिद कुली खां एम अजी मुसान औरंगजेब के पोता होता है। ये बंगाल का जो मुर्शिद कुली खान और औरंगजेब का पोता, जिसका नाम क्या होता है? अजी मुसान। अजी मुसान। इनमें क्या होता है? विवाद हो जाता है। और इसी विवाद के कारण मुर्शिद कुली खान ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर देता है। ढाका में इनकी राजधानी होती है, लेकिन जब इनके साथ विवाद होता है औरंगजेब के पोता अजी मुसान के साथ, तो ढाका से अपना जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर देता है। इसके साथ साथ में मुर्शिद कुली खां अंग्रेजों को जो दिया जाने वाला कर था उसको भी बंद कर देता है। मुगल सल्तनत को जो दिया जाता था, क्योंकि नवाब था वहां पे, मुगल ने उनको तो नवाब बना दिया था, वहां का दीवान बना दिया था कि वहां का जो कर वसूलेगा वो हमें देना। लेकिन उन्होंने जब ये
मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को ट्रांसफर करता है ढाका से, फिर वहां पे इन्होंने क्या किया, जो मुगल सल्तनत को दिया जाता था कर के रूप में, जो वो क्या कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया। इसके समय में 3 प्रमुख विद्रोह हुए थे। 3 प्रमुख विद्रोह में हुआ था उदय नारायण और सीता नारायण का विद्रोह। उदय नारायण और सीता नारायण का विद्रोह। दूसरा हुआ था सुजाद खां का विद्रोह, सुजाद खां का विद्रोह। और तीसरा जो हुआ था वो था नजाद खां का विद्रोह। इसके बाद 1717 मुगल बादशाह, जो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन, फारूक सियार जो थे, इन्होंने बंगाल का सूबेदार बना दिया। किसको, ये जो आपका मुर्शिद कुली खान था उनको। बंगाल का ये बनता है 1717 में बंगाल का सूबेदार कौन बनाते थे, मुगल बादशाह कौन, यानी 1717 में मुगल बादशाह कौन था, फारूक सियर। इन्होंने बंगाल का सूबेदार इनको बनाता है मुर्शिद कुली खान को। और 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला दिया जाता है। उड़ीसा को क्या किया गया, उड़ीसा को मिला दिया गया बंगाल में। और इनकी जितनी भी कर था, ठीक है, ये कर को भी मुर्शिद कुली खां के पास जमा करना होता, यानी मुर्शिद कुली खां ही वो सारे चीजें आ गई थी उनके अंडर में। मुर्शिद कुली खां इजारेदारी प्रथा का जनक था। इस प्रथा के अंतर्गत किसानों को उनकी आय बढ़ाने हेतु ऋण दिया जाता था। क्या था, मुर्शिद कुली खां इजारेदारी, ये क्या होता था, ये किसानों को ऋण दिया जाता था। उनकी आय बढ़ाने के लिए। और इन्हीं के समय, यानी मुर्शिद कुली खां के समय से ही शुरू हो गया वंशानुगत प्रथा की शुरुआत हो गई बंगाल के शासन में। तो ये था मुर्शिद कुली खां का इतिहास। इसके बाद देखेंगे शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान। शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान 1727 से लेकर के 1739 ईस्वी। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 में हो जाती है। उसके बाद इसका दामाद जो है शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान, यानी ये मुर्शिद कुली खान का क्या था, मुर्शिद कुली खां का ये दामाद होता है। कौन, शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान। और 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बंगाल का नवाब शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान को बनाया जाता है, यानी बनता है। ये पहले उड़ीसा का उप सूबेदार हुआ करता था। वर्ष 1732 में बिहार को भी बंगाल में मिला दिया जाता है। 1732 आता है और बंगाल में कौन आ जाता है, यानी बिहार को भी बंगाल के अधीन ले आया जाता है। फिर 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया जाता है। बिहार का उप सूबेदार कौन बनेगा, सूबेदार ये बनता है अलीवर्दी खान।
आगे चलकर यही शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, जो इनको अली वर्दी खान को बना देता है सूबेदार। तो ये था शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान। समय याद रखिए 1727 से लेकर के 1739 ये बंगाल का सूबेदार होता है और ये मुर्शिद कुली खां का दामाद होता है। इसके बाद सरफराज खान, सरफराज खान 1739 1740 ईस्वी। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है 1739 में और उसका पुत्र जो है ये शुजाउद्दीन मोहम्मद खान का पुत्र होता है, जिसको अगला नवाब बनता है बंगाल का। इसने हैदर जंग आलम उदौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? हैदर जंग, हैदर जंग की उपाधि। हैदर जंग क्या होता है? आलम उदौला हैदर जंग एक उपाधि होती है जो उन्होंने अपने धारण करी थी। सरफराज खान एक अयोग्य और कमजोर शासक था, अयोग्य भी था और एक कमजोर भी था। 1740 ईस्वी में बंगाल के उप सूबेदार अली वर्दी खान ने अपने सहयोगी हाजी अहमद और जगत सेठ की सहायता से विद्रोह कर दिया था 1740 में। और 1740 में ही सरफराज और अली वर्दी खां के मध्य हुए गिरिया के युद्ध में, कौन से युद्ध होता है? गिरिया, गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? ये होता है सरफराज, सरफराज, सरफराज खान और अली वर्दी, जो बिहार का सूबेदार होता है, अली वर्दी खान, वर्दी खान, इनके बीच में गिरिया का युद्ध होता है और यहाँ पर सरफराज खान की मृत्यु होती है और पराजित होता है, यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद सरफराज खान के बाद जो नेक्स्ट और अगला जो नवाब बनने वाला है वो है अली वर्दी खान, अली वर्दी खान 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी, अली वर्दी खान। गिरिया के युद्ध के बाद 1740 में अली वर्दी खान बंगाल का अगला नवाब बन जाता है, बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बनते इसने मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि धारण की, मिर्जा मोहम्मद खान, ये इनकी उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसने? अली वर्दी खान ने। अली वर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए का नजराना तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेजा था। जब ये बंगाल का नवाब बना तो उस समय मुगल शासक जो था बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इनको क्या भेजा था? नजराना, नजराना यानी उनको भेंट दिया था 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़। और इसके एवज में मुगल बादशाह ने अली वर्दी खान को बंगाल का नवाब स्वीकार करने का घोषणा पत्र जारी कर दिया था कि हाँ भैया हमने मान लिया, तू ही वहां का नवाब है। अली वर्दी खान जो बंगाल का प्रथम नवाब था, जिसे मुगलों के द्वारा आधिकारिक रूप से बंगाल का प्रथम नवाब घोषित किया था, क्योंकि इन्होंने दे दिया था, इन्होंने लेटर जारी कर दिया था, इन्होंने के पत्र जारी कर दिया था। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि प्रथम नवाब था जो आधिकारिक रूप से बंगाल का नवाब घोषित हुआ था। इसके शासनकाल में 1740 से लेकर 1751 तक हर वर्ष मराठों से इसका संघर्ष चलता रहा, जिसमें अली वर्दी खान को अच्छी खासी हानि पहुंची। और क्या हुआ? 1751 ईस्वी में मराठों के साथ शांति संधि कर ली इन्होंने। अली वर्दी खान ने 1751 में, इन्हीं के बीच में बहुत सारे मराठे का आक्रमण होना शुरू हो गया था यहाँ पे, और 1751 में इन्होंने मराठों के साथ क्या कर लिया? मराठों के साथ इन्होंने संधि कर ली। अली वर्दी खान हर वर्ष मराठों को 12 लाख रुपये
चौथ कर के रूप में देगा। यही संधि में क्या हुआ कि 12 लाख रुपए हर साल, हर वर्ष चौथ के रूप में कर दिया था। उड़ीसा मराठों को सौंप दिया गया। उड़ीसा जो था, उड़ीसा किसके, मराठों को सौंप दिया गया। इसने अपने शासन काल में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था, परंतु किलेबंदी और सेना रखने का अधिकार नहीं दिया था। बोला कि आप व्यापार कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कोई किलाबंदी नहीं कर सकते, आप सेना को नहीं रख सकते, सेना की भर्ती नहीं कर सकते, अपने सेना नहीं बना सकते आप लोग। अलीवर्दी खां का कोई भी पुत्र नहीं था। अपने जीवन काल में ही इसने अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। यानी अलीवर्दी खान का पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला, उसी को उत्तराधिकारी इन्होंने चुन लिया था। और अब हम देखेंगे सिराजुद्दौला की कहानी। सिराजुद्दौला ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दौला। और क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखेंगे। सिराजुद्दौला कौन था? अलीवर्दी खां के पुत्री का पुत्र। 1756 से लेकर के 1757 ईस्वी, यही समय है। इन्हीं के समय सिराजुद्दौला इतना फेमस क्यों है नाम? क्योंकि यहीं पे होता है पलासी का युद्ध। अलीवर्दी खां की मृत्यु के उपरांत 23 वर्ष की आयु में सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना। और सिराजुद्दौला के नवाब बनते उसका विरोध होना शुरू हो गया। विरोध करने वालों में मुख्यतः दो गुट थे। अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम, जिसका विवाह ढाका के नवाब से हुआ था, जो स्वयं बंगाल के नवाब बनना चाहती थी। इसके सहयोग से इसके दो दीवान राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ थे। अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री, जिसका पुत्र विवाह पूर्णिया के नवाब से हुआ था, का पुत्र शौकत जंग। तो ये विद्रोह हो रहा था क्योंकि उनकी जो पुत्रियां थी, वो भी बड़ी पुत्री जो थी जिसका विवाह जो ढाका के नवाब से हुआ था, वो भी विद्रोह करे क्योंकि वो खुद बंगाल का नवाब बनना चाहती थी। और दूसरी जो था दूसरी पुत्री का पुत्र, वो भी शौकत जंग, वो भी विद्रोह कर रहा था कि हमें बनना चाहिए था, हम बनते बंगाल का नवाब। इस विद्रोह के चलते ही 1756 ईस्वी में मनिहारी का युद्ध सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में होता है। मनिहारी मनिहारी का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? यानी सिराजुद्दौला और किसके बीच में होता है ये? शौकत जंग भी इसका कौन हुआ? मौसेरा भाई हुआ शौकत जंग, इनके बीच में होता है। और इसी में इनकी जीत होती है, सिराजुद्दौला की जीत होगी और इनकी हार होती है, और यहीं पे शौकत जंग की मृत्यु भी हो जाती है। इसी समय काल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य भी सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है। जब हम देखे थे भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो वहां पे हमने देखा था कि सप्तवर्षीय युद्ध जो कि उनके बीच में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में चला था। तीसरा कर्नाटक युद्ध के नाम से हम जानते हैं उसको। तो इसी समय चल रहा था जब ये सिराजुद्दौला और ये शौकत जंग के बीच में युद्ध हो रहा था। और ये सिराजुद्दौला जो 1756 और 1757 का जो समय था, उसी समय की बात है ये। इसी युद्ध के दौरान दोनों ने अपनी अपनी कंपनियों के किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। सिराजुद्दौला ने इन किलेबंदी का विरोध भी किया, बोला भैया यहाँ पे किलेबंदी मत करो और इसको रोको। हुआ यूं कि फ्रांसीसी जो थे वो बात मान लिए और अपनी कंपनी के लिए जो किलेबंदी बना रहे थे उन पर रोक लगा दी। लेकिन अंग्रेज ढीठ थे, अंग्रेज कंपनी किलेबंदी रोकने से इनकार कर दिया। इसी के कारण उन दोनों में टकराव और बढ़ने लगा। अब इसके साथ ही अंग्रेजी कंपनी 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा दिए गए फरमान दस्तक का भी गलत इस्तेमाल करने लगी।
फ्रुक्सियर ने बोला था कि भैया आप व्यापार कर सकते हैं, किलेबंदी और आर्मी नहीं बना सकते, लेकिन उनका भी गलत इस्तेमाल होने लगा। बंगाल में किलेबंदी करना दस्तक का गलत उपयोग ही आगे चलकर प्लासी के युद्ध का कारण बना। तो हम देखेंगे प्लासी का युद्ध। अब देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध की बात करें, प्लासी का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के जो तत्कालीन नवाब था, बंगाल का नवाब कौन था उस समय नवाब? सिराजुद्दौला, इनके बीच में होता है। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजी सेनापति जो था अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजी सेना का सेनापति वो था रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व और लीडरशिप कौन कर रहा था? वो रॉबर्ट क्लाइव थे। तथा नवाब, ये जो है सिराजुद्दौला तो नवाब था, इनके सेनापति कौन था, इनको नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नाम था मीर जाफर। और ये जो मीर जाफर था, इसकी कहानी अब आप पढ़ेंगे कि ये विश्वासघात कर लिया था इनके साथ और अंग्रेजों का साथ दिया, इसी वजह से इनकी हार हुई। इनमें प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों की शक्ति और प्रबल हो गई, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों की क्या हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी और ये जो सिराजुद्दौला का हार हुआ था। अब ये जो प्लासी की युद्ध है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। और प्रसिद्ध बंगाली कवि जो है नवीन चंद्र सेन ने बोला है कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि का आरंभ हो गया था। कि उसके बाद जो अंग्रेज थे वो प्रबल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे राजनीतिक तरीके से भी। तो उन्होंने अपने अंदर में सारे जो कर व्यवस्था था वो ले लिया था, फिर मनमाने तरीके से वो अपने आप को शक्तिशाली करते गए। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था, जिनका भारत में आने का मकसद व्यापार करना था, परंतु अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर राज करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ गई थी। उसके बाद कोई ताकतवर जो राजा बना मुगल साम्राज्य में हुआ ही नहीं, जिसका फायदा उठाकर अली वर्दी खां नामक व्यक्ति जो 1740 में बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुक्त घोषित कर अपने आप को वहां का नवाब घोषित किया। मुगलों की शक्ति छीन होते देख अंग्रेजों का भी फायदा हुआ और उन्होंने इसका फायदा बहुत भरपूर उठाया। भारत में जगह जगह किलेबंदी कर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। 9 अप्रैल 1956 को अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसके सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। तब बंगाल का माहौल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध, आपसी द्वंद्व के कारण काफी आसान था। तो ये कहानी थी जिसमें सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों की कासिम बाजार स्थित कोठी में, अब क्या हुआ, ये जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होड़ लगी थी, किलेबंदी कर रहे थे, सेना बना रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने जब मना किया कि भैया आप लोग ये ना, जो फ्रुक्सियर द्वारा 1717 में आपको दस्तक दी गई है कि आप किलेबंदी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन किलेबंदी और सेना नहीं बना सकते, उनका तो आप हनन कर रहे हैं, उसका तो मिसयूज कर रहे हैं।
तो फ्रांसीसी मान गए और इन्होंने चीजें किलेबंदी करना बंद कर दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। इसी से गुस्सा होकर के आप कह सकते हैं, तो क्या किया, कासिम बाजार स्थित जो है कोठी पर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया। कौन? सिराजुद्दौला की सेना ने। तत्पश्चात 20 जून 1756 को कलकत्ता के हुगली नदी के निकट फोर्ट विलियम्स किले पर भी अपना क्या करिए इन्होंने अधिकार जमा लिया और अंग्रेज को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज का जो गवर्नर ड्रेक और फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लेनी पड़ी और फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के दौरान 146 अंग्रेज को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया, जिसमें स्त्रियां भी थी, छोटे बच्चे भी थे, और उनको एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें अगली सुबह जब देखा गया उसमें तो मात्र 23 लोग ही जीवित थे। और यही बचने वालों में से एक नाम था हॉलवेल, जो जाके अपने अंग्रेज हुकूमत को बताया कि भैया ऐसे ऐसे वहां पे घटना घट गई, ऐसे हो गया हमारे साथ। और ये घटना के बाद अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला जो के बीच में बहुत ज्यादा कड़वाहट बढ़ गई, और इसको हम कहते हैं काली कोठरी की घटना। काली कोठरी की घटना, काली कोठरी घटना और काल कोठरी की घटना, जिससे नाम से जाना जाता है। क्या था ये कि ये जो आपका कासिम बाजार था, वहां पे आक्रमण कर लिया गया और फोर्ट विलियम्स को भी अपने अधिकार में ले लिया सिराजुद्दौला की सेना ने। और वहां पे जितने भी अंग्रेज थे, लगभग 146 अंग्रेज थे, सबको बंदी बना करके एक छोटे से कमरे में सबको ठूस ठूस कर भर दिया गया। अब उतना ज्यादा ये छोटा कमरा था कि अगले मॉर्निंग तक वहां पे मात्र 23 लोग बचे। और इसी घटना को काली कोठरी की घटना के नाम दिया गया। इस काली कोठरी घटना के बाद बारे में जानकर अंग्रेज काफी क्रोधित हुए और रॉबर्ट क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन, जो कि मद्रास की सेना में थे, उनको लेकर के आगे बढ़े बंगाल की तरफ। और फिर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होने से पहले जो मीर जाफर कौन थे? ये सेनापति। किसमें सेनापति था? कहाँ पे? ये था सिराजुद्दौला के सेनापति थे। कौन? मीर जाफर। इनसे इन्होंने मिला अंग्रेजों ने और बोला कि भैया तुम मुझे इस युद्ध में जितवाओ, अगला जो नवाब हो गए तुम ही को बना देंगे। ये बेचारा लालच में आ गया और विश्वासघात कर दिया। 23 जून 1757 23 जून 1757 को प्लासी नामक जगह था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला की सेना में मध्य युद्ध हुआ और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। उसे बंदी बनाकर मृत्यु दंड के रूप में गोली मार दी गई और यहाँ से बंगाल, उड़ीसा, बिहार पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। तो ये था आपका प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं है। आपको 23 जून 1757 जगह प्लासी किसके किसके बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, इनके बीच में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। इनका कौन कर रहा था? मीर जाफर, जो कि एक विश्वासघाती आदमी था, जो लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को उन्होंने साथ दिया था। और इसी में सिराजुद्दौला का क्या हुआ? हार हुई। इन्हें बंदी बनाकर
से गोली मार दी गई। और इसके बाद आगे प्लासी युद्ध के कुछ समय बाद बक्सर का युद्ध होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।